नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायनाय। इस शो में बाजार का पूरे हफ्ते का एक्शन हम समझेंगे, साथ ही सोमवार के लिए अब स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौकों पर भी करेंगे चर्चा। आप हमें सवाल भेजें, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे और साथ ही एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का भी करते हैं शो में स्वागत। वेलकम संदीप जी। और बाजार में आज कारोबार कैसा रहा, सबसे पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बिकवाली हावी रही। बाजार में 8 दिनों की तेजी पर आज लग गया ब्रेक। दिग्गज शेयरों में बिकवाली हावी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 652 अंक टूटकर 59,646 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 198 अंक टूटकर 17,758 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 670 अंकों की गिरावट आज देखी। और एडिटर्स टेक में अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि लगातार 8 दिनों तक भागने के बाद बाजार की तेजी पर ब्रेक क्यों लगा। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव, और इस दबाव के संकेत आज सुबह से ही आने शुरू हो गए थे जब भारतीय बाजार खुलने वाले थे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में एकदम सुस्त हल्की सी मजबूती के साथ क्लोजिंग होती दिखी। लेकिन अमेरिकी बाजार कल दिन भर दबाव में कारोबार करते हुए दिखे और सपाट बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स फिर हल्के लाल निशान में, तो ऐसे ग्लोबल संकेत कोई बहुत तेजी के नहीं थे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़कर आया, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड थोड़े से ऊपर, और कच्चा तेल जो $95 के नीचे ट्रेड कर रहा था 3% बढ़कर $96 के ऊपर निकला। एक तो और अमेरिकी बाजारों की सुस्ती, दूसरा कच्चे तेल का बढ़ना, तो ये दो फैक्टर आपके हो गए ग्लोबल खराब, तो थोड़ा दबाव उससे होना था। हमारे अपने फैक्टर में बाकी सब ठीक है। 2 दिनों से 18,000 के बेहद नजदीक हम पहुंचते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग आती है। उसके ऊपर कल बंद हम अच्छे हुए। ये 15,200 से जो अब तक की यात्रा चल रही है, उसका कल हमने इंट्राडे में भी हाई बनाया और क्लोजिंग बेसिस पे भी हाई बनाया। लेकिन उसके बावजूद कल एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में भी और फ्यूचर्स में, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, दोनों में तगड़ी वाली बिकवाली हुई, अच्छी बिकवाली, बड़ी जिसे आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ी सी 18,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आए एफआईज, और अब 18,000 के आसपास वो नहीं खरीदेंगे तो फिर पार कैसे होगा, तेजी कैसे होगी, और ऊपर से ग्लोबल संकेत हल्के कमजोरी के। फिर भी ये कहना होगा कि शुरुआती 1.5 घंटा बाजार बहुत मजबूती के साथ रहे। 2 घंटा बिल्कुल हिले नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन की बिकवाली फिर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही 11 बजे के बाद हल्का फुल्का करेक्शन जो शुरू हुआ, बस उसके बाद जो बिकवाली का दबाव बना पूछे मत। धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स सरकते गए नीचे और हमारे बाजार भी। आखिरी घंटे में उतार चढ़ाव के बीच फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो दिन के निचले स्तरों के आसपास हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आप 17,800 के नीचे बंद हुए, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 39,000 से 15 पॉइंट नीचे बंद हुए, वो भी थोड़ी कमजोरी का संकेत है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पहली बार 8-9 दिनों के बाद एक हल्की कमजोर क्लोजिंग देखने को मिली है, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, यानी कि सुबह की तस्वीर और 3:30 बजे की तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। तो बड़े दिनों से एक तरफा तेजी दिखाने के बाद एक जिस करेक्शन का इंतजार बाजार को था, वो करेक्शन ग्लोबल संकेतों से, कच्चे तेल से और एफआईज की बिकवाली से और 18,000 के पहाड़ जैसे लेवल के दबाव से आज हफ्ते के आखिरी दिन देखने को मिला। आइए अब आज के एक्सपर्ट से बात करते हैं, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, अलर्ट रहने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है, जरूरत तो है देखिए अलर्ट रहने की, क्योंकि कल भी एफआईआई इसकी सेलिंग थी और आज डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, हमारी करेंसी डाउन हो रही है, और फिर इस लेवल पे इतनी बड़ी तेजी आ गई तो एक बार एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग लाजमी था। और आज देखिए 17,800 के ऊपर भी बंद नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा एक करेक्शन आ जाएगा। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहें। बाकी आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स में बहुत बढ़िया हलचल थी, और आज मैं देख रहा था मेरे जैन साहब के जेम्स के सीरीज में भी इतने सारे स्टॉक्स के टारगेट्स अचीव हुए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो फ्रंट रनिंग स्टॉक्स है, लीडिंग स्टॉक्स है, उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जैसे कि फार्मा स्टॉक्स खराब कर रहे थे, कल आईटी ने माहौल खराब किया था। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में
थोड़ा सा सावधान रहें, ऊपर के लेवल्स पे एग्रेसिवली बाइंग नहीं करें, बट नीचे आए तो घबराना भी नहीं है। मुझे लगता है कि माहौल अभी भी इंटैक्ट है, खरीदने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए सेक्टर वाइज, जैसे कि सीमेंट सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने कल शाम को भी न्यूज के दौरान मैंने ये बात की थी, तो कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं, जैसे कि मैरिको, डाबर, ये बढ़िया लग रहे हैं। सो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइंस का स्ट्रैटेजी है। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी ऐसे बाजार में संदीप जी की तरफ से आ रही है। अब हफ्ते भर का नजरिया ऐसे बाजार में किसी को रखना हो संदीप जी, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी, और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? देखिए, मैंने जो स्टॉक चुना है हफ्ते भर के लिए, अगर देखें तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, पोजिशनल पिक के तौर पे फैंटास्टिक फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है। 935 के लगभग बंद हुआ है। 1010 1030 का टारगेट लगाएं और 890 का स्टॉप लॉस लगाएं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं पिक लाया हूं वो मेरा सदाबहार बहुत ही फेवरेट क्रिसिल लिमिटेड, जिस सेगमेंट से मैंने इकरा को भी रेकमेंड किया, क्रिसिल को भी इसी शो में मैंने रेकमेंड किया, और टारगेट्स भी अचीव हुए हैं, और वापस से अब ये एक बार नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे है जहां पे एंट्री लेनी चाहिए। और आप देखिए ऊपर के लेवल्स 3800 रुपए दिखाया हुआ है, रिसेंटली जब मैंने दिया था उसके बाद रेकमेंड करने के बाद गया, और अब वापस से एक ऐसे लेवल पे है जहां पे बढ़िया सपोर्ट लेगा। 3100 3200 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, और ये मार्केट लीडर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और ये लीडर है, एक एमएनसी कंपनी है, और ये नहीं भूलना चाहिए राकेश झुंझुनवाला जी का भी एक ये फेवरेट स्टॉक्स में से था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में से, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसलिए मुझे। तो इन लेवल्स पे स्टॉक में घुसे, एंट्री लें, और आराम से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा टारगेट्स अचीव करेगा, और कहीं ना कहीं जो टारगेट्स है वो मेरे हिसाब से 3750 का तो इनिशियली है, और 2790 3800 इवन 4000 तक के भी लेवल्स दिखते हैं। इट्स अ बाय एंड अ फॉरगेट स्टोरी, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये, तो लेके काम करना चाहिए। ओके, तो हफ्ते भर की खरीदारी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पोजिशनल व्यू संदीप जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म का नजरिया क्रिसिल में रखने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में करते हैं शामिल, और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ पास है व्हाट्सएप से। कोलकाता से ज्ञान प्रकाश पूछ रहे हैं इन्फोसिस पर 140 शेयर इनके पास है, इन्फोसिस पर के, और इस पर इनकी खरीद है 1500 की। फिलहाल मुनाफे में तो है ये इन्फोसिस में, क्या करने की सलाह देंगे, और आईटी शेयरों में कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल है, और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए इनको। इन्फोसिस बहुत बढ़िया एक करेक्शन के बाद ऐसे लेवल्स पे आया कि जहां से मुझे डाउनसाइड कम लगती है, और सबसे बढ़िया बात है, देखिए कंपनी ने खुद ने अपने कंपनी के स्टॉक्स को 1750 रुपए पे बायबैक किया है, और अच्छा खासा नीचे आया, 1400 1500 तक के लेवल्स भी देखा है, बट अब ओवरऑल ऐसे लेवल्स पे है जहां से डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, और ऊपर के लेवल स्टॉक ने पहले भी दिखाया हुआ है, देखिए 2000 के लगभग, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो फंडामेंटल्स है कंपनी के और ओवरऑल ग्रोथ जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटी स्टॉक्स में मैं बुलिश हूं, इन्फोसिस और टीसीएस मेरे टॉप पिक्स है अगर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें, एंड इट्स अगेन अ बाय एंड अ फॉरगेट स्टोरी। बाकी इन्होंने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है, तो ट्रेडिंग के नजरिए से भी कोई बुराई नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके रखें, और 1700 तक के टारगेट्स के लिए बैठे रह सकते हैं। ओके, इन्फोसिस बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल इंदौर से राधेश्याम मीणा पूछ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक इनका है स्टॉक, 210 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1518 की। फिलहाल ये कुछ नुकसान पर बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक में क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक जरूर से 2-3 दिनों से छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत चला भी है नीचे के लेवल से, बट ओवरऑल जो वैल्यूएशंस है अभी वो बहुत सस्ते हैं। जनरली इसको जो प्रीमियम मिलता था एचडीएफसी बैंक को एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई एंड ऑल दी अदर बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उस हिसाब से काफी प्रीमियम कम हुआ प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे भी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लेवल्स है जहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर के लेवल्स खुले हैं, मुझे लगता है कि 1700-1800 के लेवल्स भी देखेगा, और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, और आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी एक मैमोथ, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स के रूप में आएगी सामने। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करके रखें, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो घबराना नहीं है, आराम से 1550 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी बैंक में आपके लिए आ रही है संदीप जैन की तरफ से।
कॉलर से बात करते हैं, सिलचर से पीके पांडा साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम नमस्ते, मेरे पास IRCTC का जब स्प्लिट हुआ था मैं शेयर लिया था। तो मैं थोड़ा ज्यादा भाव में ले लिया था। अभी मेरे भाव से जो वो काफी कम रेट में चल रहा है, तो मेरा अवधि जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो क्या मैं यहाँ से स्विच करना सही रहेगा या इसको होल्ड करना सही रहेगा? लेवल्स बताइए पांडा साहब अपने। 805 पर खरीदे, आपकी 25 शेयर है आपके पास? जी जी। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं आप? राइट मैम। ओके, तो IRCTC में एक अच्छा एक्शन भी हमें देखने को मिला। हालांकि पांडा जी को तो नुकसान है कुछ है अपने इस खरीद पर, लेकिन जो हमने जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई उसके दम पर आज हमने देखा शेयर लगभग 4% उछल कर वायदा का टॉप गेनर भी बना और जल्दी IRCTC एग्रीगेटर की भूमिका में भी दिखेगी और साथ ही ई-कॉमर्स सर्विसेज का विस्तार भी करने की योजना है IRCTC की। तो खबरें तो बहुत है IRCTC से जुड़ी हुई, पॉजिटिव खबरें हैं, काफी एक्शन भी है स्टॉक में, लेकिन इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप संदीप जी IRCTC में? देखिए, वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस स्टॉक पे नहीं रहा हूं, पास्ट में भी नहीं रहा और ऊपर के लेवल से आधा भी हुआ है। जब जब इस स्टॉक के बारे में पूछा गया चैनल पे भी, तो मेरा ओपिनियन बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस स्टॉक के बारे में ऊपर के लेवल्स पे नहीं था। अब करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस थोड़े से अट्रैक्टिव हुए हैं और कुछ ये जो 2-3 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए और हमारे चैनल ने वो दोनों एक्सक्लूसिव न्यूज चलाई है और जबरदस्त उसका बेनिफिट देखिए प्राइस में भी दिखा है कि किस तरीके से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है। और अगर ये सारी चीजें होती है तो IRCTC एक अपने आप में पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक फुल फ्लेजेड एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी के रूप में आएगी। और अगर ऑफलाइन टिकटिंग पे फर्क पड़ता है और ऑनलाइन पे आते हैं तो बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। बस बीच में जो कन्वीनियंस फी को लेकर जो आया था बीच में, उसको लेकर थोड़ा सा IRCTC में माहौल वो हुआ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि PSU स्टॉक्स को अब जो पहले रिस्पॉन्स मिल रहा था उसके में मुझे थोड़ा बहुत ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन एक आने से हो सकता है कि इनके मोनोपोली पे फर्क पड़ जाए। बट फिर भी इन्होंने ट्रेडिंग के अंदाज से लिया है और लेवल्स इनके बहुत ज्यादा दूर नहीं है और 2 दिन से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 850-900 के लेवल से ये स्टॉक दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों में और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये बिल्कुल होल्ड करके रखें और अपना भाव 805 है, उसके ऊपर भी जाने की ये उम्मीद कर सकते हैं। तो 850-875 के लेवल्स पे ये एग्जिट कर सकते हैं। ओके, 850 875 ये कुछ लेवल्स का ध्यान रखें। फिर आज शॉर्ट टर्म के लिए IRCTC में बने रहने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, बेंगलुरु से स्नेहा दास हमारे साथ हैं। स्नेहा जी गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मेरे पास औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक है और मेरा परचेज प्राइस 865 रुपए है और अभी उसकी ये मैंने तकरीबन 1 आध साल के पहले खरीदे थे और अभी तक आई मीन क्योंकि इसके स्टॉक्स इसके प्राइस जब नीचे गए तो ऊपर नहीं आ रहे और हाल की तारीख में 180 शेयर्स हैं मेरे पास और मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू तकरीबन 1,56,000 जैसा कुछ था और अभी ऑलमोस्ट 53-54,000 का नुकसान मुझे दिखा रहा है, 34% का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ पॉजिटिव अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो भी हो सकता, अगर इस कंपनी के ऐसे चांसेस है या फिर मुझे कुछ टारगेट रख के फिर निकाल देना चाहिए। ओके, नुकसान में ये लगभग 50 से 53% के स्नेहा जानना चाह रही हैं संदीप जी, क्या नुकसान बांधे और निकल लें और बिंदु फार्मा से, क्या बने रहने की सलाह रहेगी? नहीं, बिल्कुल नेहा जी काफी सिंसियर इन्वेस्टर लगी और उनका सवाल पूछने का जो पूरा तरीका था वो बढ़िया लगा और इन्होंने एक लास्ट में जो बात बोली कि नुकसान भी अगर लेके अगर कहीं हायर लेवल्स पे निकल भी जाएं तो कोई दिक्कत है क्या, मैं यही बोलूंगा कि ऊपर के लेवल्स पे इनको एग्जिट करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा भरोसा इस स्टॉक पे नहीं आता है। एक फार्मा स्टॉक्स वैसे ही कम अच्छा परफॉर्म करे और बाकी औरोबिंदो फार्मा थोड़ा सा मुझे रिलेटिवली एज कंपेयर टू फाइजर और एबॉट जो MNC फार्मा कंपनीज है उन पे ज्यादा भरोसा आता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे स्विच करने की कोशिश की जा सकती है और डिवीज लैब है वो बढ़िया लगता है। तो इस स्टॉक से कोशिश करें एग्जिट कर जाएं और मिड कैप अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो कैप्लिन पॉइंट और एरिस लाइफ साइंसेस वो बहुत बढ़िया लगता है
और इस स्टॉक से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बाउंस तो आएगा, ऐसा नहीं लगता कि नहीं आएगा, क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव और बहुत बढ़िया सपोर्ट भी ले रखा 550 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अगर 700 के लेवल्स तक आता है तो ये अपने प्रॉफिट लॉस को बुक करके अगर दूसरे में स्विच भी करेंगे तो वहां से इनके लॉस की भरपाई हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी स्नेहा जी आपको संदीप जी ने बताई है, इसका ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो व्हाट्सएप से आ रहा है, विवेक जी का सवाल। चलिए विवेक जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? IEX पे सवाल है मैम। ओके, हेलो, क्या लेवल है आपके? शेयर है मैम मेरे पास IEX। 228 के प्राइस 1213 शेयर। 1200 शेयर है, 228 मेरी एवरेज प्राइस है। ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी कब क्या तक करना होल्ड कर चाहिए? सकते हैं? आप जब तक बोलो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, IEX पर फिलहाल नुकसान है इन्हें और 1 साल तक का फिलहाल ही नजरिया कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आप ही पे छोड़ दिया। अब जब तक बोलो तब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी IEX पर है? देखिए, सब लोग ऐसा है मार्केट में, लॉस में तो इन्वेस्टर बन जाते हैं और प्रॉफिट में ट्रेडर बन जाते हैं। तो अभी ये भी शायद वैसे ही इन्वेस्टर बने हुए और बोलते हैं जब तक 228 नहीं आए तब तक ये इन्वेस्टेड रहेंगे। तो देखिए, IEX को लेकर कुछ न्यूज भी थी कल, एक नेगेटिव न्यूज थी। कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं उनको लेकर थी, उनकी ट्रेडिंग पे पाबंदी लगाई थी। बाकी IEX को एक आने वाले दिनों में PFC प्रोमोटेड एक एक्सचेंज का भी कंपटीशन आएगा। बाकी वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा ऊपर आया हुआ है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि डाउनसाइड अब बहुत ज्यादा लगता नहीं है। नीचे के लेवल्स पे एक सपोर्ट लिया है, बहुत बड़ा करेक्शन ऊपर के लेवल से दिखाया है, ऐसा मेरा मानना है कि ये कुछ दिन पहले ही एंट्री लिया। और मुझे याद है ये स्टॉक को जब ये 10 रुपए की फेस वैल्यू हुआ करती थी तब हमने ये 220 रुपए पे रेकमेंड किया हुआ है, और आज इन लेवल्स पे है और अच्छा खासा स्प्लिट होने के बाद। तो एक्सचेंज में, इसके बिजनेस में, ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दैट कि इनका भाव ऊपर का है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखें। इनका भाव आएगा ऐसा मेरा मानना है, माइट टेक टाइम, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टू बी इन्वेस्टेड विद। तो होल्ड करें और स्विच करने की कोशिश नहीं करें। और मेरा ये मानना है कि FNO वगैरह में ये अननेसेसरली ट्रेड नहीं करें। और ये शायद 1200 शेयर्स हैं, अपने पैसे से अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो होल्ड करके रखें। सोमवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और साथ ही बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो यानी कि कमजोर सेशन की आशंका तो अमेरिका से है। हमारी क्लोजिंग भी कोई खास अच्छी तो हुई नहीं। आज के डेटा भी आपके लिए कमजोर ही रहने वाले हैं फंड्स की तरफ से। ऐसे में सोमवार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए है 17,525, 17,650, ये 125 पॉइंट की रेंज है आपके लिए सपोर्ट। 17,800 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आपके लिए 17,900, 17,975 परफेक्ट सप्लाई जोन, इस पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी तुरंत सपोर्ट जो है वो है आपके लिए 38,650 से 38,750। ये होल्ड कर लिया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद सीधा आप 38,275 से लेकर 38,350 की रेंज में पहुंचेंगे। ऊपर की तरफ अगर 39,000 को होल्ड करके टिके हम तो 39,200 से 39,300 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, और उसके पार 39,500 से 39,650 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते हो सकती है। इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। जो संकेत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लोकल ट्रिगर्स में आपके लिए FIs के आंकड़े, क्योंकि ऊपर के लेवल उनकी खरीदारी चाहिए। ग्लोबल ट्रिगर्स में कच्चा तेल, और साथ ही साथ आपके लिए बड़ा ट्रिगर जो होगा वो अमेरिकी बाजारों से। इन सब के चलते देखते हैं, और अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, एक्शन भरपूर रहेगा। तो देखते हैं किस तरह से संकेत आपको सोमवार के लिए सुबह सुबह मिलते हैं। और आइए अब सोमवार में ऑप्शन रणनीति समझते हैं। सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। देखिए, बाजार आज मंदी की गिरफ्त में था। काफी दिनों के बाद में ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई। वीकली सेटअप भी थोड़ा बिगड़ा है, डेली सेटअप भी बिगड़ा है, बट फिर भी हमारा मानना है कि नीचे में कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग आएगी और सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बाई साइड में है क्योंकि अभी भी वहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेड करें। हम एक्सपायरी वीक में भी है। तो पहला ट्रेड रहेगा L&T।
कहीं कि ऐसा लग रहा है कि बाजार में एलएनटी आउट परफॉर्म करने की दमखम रख रहा है। जो प्राइस पैटर्न बना है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 1970 से लेकर 2000 तक के अपमूव बन सकते हैं। तो एलएनटी की 1940 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास ये कॉल बंद हुई है, 12 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 35 से 36 रुपए के टारगेट इस एलएनटी की 1940 की कॉल में बन सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रेड सेटअप हम ढूंढ रहे हैं आईआरसीटीसी में। काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेजर जो ट्रेंड था वहाँ पे काफी चेंजेस देखने को मिला है। पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छा रनअप है, बट जो सेटअप चेंज हुआ है और शॉर्ट कवरिंग बनने वाली है वो कहने कि इसको 770 तक के लिए लेके जा सकती है। तो 740 का कॉल आईआरसीटीसी का लेने की सलाह रखेंगे। 15 रुपए के आसपास है, 9 रुपए का एसएल रहेगा, ऊपर में 26 रुपए तक के टारगेट आपको इस आईआरसीटीसी कॉल में बन सकते हैं। तो एलएनटी और आईआरसीटीसी 2 ट्रेड है जहाँ पे हमारा मानना है बाजार की थोड़ी बहुत मुनाफाखोरी के बावजूद भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस के नेचर देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। और शो के अंत में संदीप जी आपसे जानेंगे सोमवार की आपकी इंट्राडे पिक कौन सी है? बिल्कुल, इंट्राडे पिक के तौर पे लाया हूं मैं सन टीवी। मीडिया स्टॉक्स थोड़ा बढ़िया कर रहे थे आज के दिन में, और कैश मार्केट में भी एचटी मीडिया हो या जागरण हो या दैनिक भास्कर हो, ये सब बढ़िया परफॉर्म किया। और एफओ में सन टीवी एक गजब की चार्ट पे एक फॉर्मेशन बनाई है। तो 485 के लगभग क्लोज हुआ स्टॉक, 502 और 507 का टारगेट लगाए और 477 का स्टॉप लॉस। सन टीवी इंट्राडे खरीदारी सोमवार के लिए पसंदीदा पिक संदीप जैन की। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।